concept and need for audit and assurance. मेरा आपसे एक जनरल सवाल, ऑडिट किसे कहते हैं? क्या है ऑडिट? क्यों होता है ऑडिट? किस लिए होता है ऑडिट? ऑडिट है क्या? अब आप लोगों का एक कॉमन एक जवाब आएगा कि सर अकाउंट्स की चेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन, चेक करना फाइनेंशियल्स को, ये ऑडिट होता है। मजीद आप लोग ये कह सकते हैं कि सर सिस्टम्स को देखना, ऑडिट करने से शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फाइनेंशियल्स के ऊपर अपनी ओपिनियन कन्वे करना, ये करना वो करना, ये ऑडिट है। तो जो कॉमन लफ्ज आप लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज चेकिंग। किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि भाईजान अकाउंट्स की, किसी भी एंटिटी के, किसी भी कंपनी के बनाए हुए अकाउंट्स को ऑफिशियली चेक करना, यहां पे ये वर्ड ऑफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली चेक करना, ऑफिशियली इनको एग्जामिन करना ऑडिट कहलाता है। अगर एक शेयर होल्डर किसी कंपनी में आया और आके कहे कि जनाब मुझे अकाउंट्स दिखाएं, और कंपनी वाले उसको अकाउंट्स दिखा दें और वो अकाउंट्स को बैठ के चेक करता रहे, 2 दिन लगा के देखता रहे, समझ कुछ ना उसको आ रही हो, बस वो अकाउंट्स को चेक कर रहा हो, कभी कोई कागज चेक करे, कभी कोई कागज चेक करे, ये ऑडिट नहीं है। असल ऑडिट क्या है? असल ऑडिट इज कि आप एंटिटी के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, किसी अप्रोच के साथ कंपेयर करें, किसी फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर करें, और वो फ्रेमवर्क वो होना चाहिए जो कि आपके मुल्क में एप्लीकेबल भी हो। इसे हम कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AFRF। यानी कि ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि आपके मुल्क में चलता हो, लोग उसको मानते हो, लोगों ने उसके मुताबिक अकाउंट्स बनाए हो, और आपने उनके बनाए हुए अकाउंट्स, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को देखते हुए चेक करने का क्या इन्होंने ये अकाउंट सही तरीके से बनाए हैं या नहीं बनाए। तो एक ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपने अकाउंट्स को देखना है और उसकी ट्रूनेस और फेयरनेस आइडेंटिफाई करनी। गाड़ी, क्या गाड़ी को मैं करंट एसेट कह सकता हूं? भाई गाड़ी है, करंट से चलती है, भागती फिरती है, गाड़ी अपनी जगह पे फिक्स भी नहीं रहती, तो क्या मैं गाड़ी को करंट एसेट कह दूं? मुझे कोई रोकेगा तो नहीं। मेरे नजदीक तो वो करंट है ना, चलती फिरती है, भागती रहती है, एक जगह पे स्टे नहीं करती, फिक्स नहीं है, मैं उसको हिला सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ, बिजली से चलती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं। नहीं, बेशक मेरा दिल कहता रहे, मैं अपने दिल की नहीं सुनूंगा। अगर कंपनी वालों ने गाड़ी को करंट एसेट में क्लासिफाई किया है, तो फिर मैं कहूंगा कि भाई नहीं, तुमने जुल्म कर दिया, ये गाड़ी करंट एसेट डिजर्व नहीं करती। ये IAS 16 के मुताबिक, ये IAS 16 के मुताबिक क्या है? नॉन करंट एसेट। पाकिस्तान के अंदर कौन सा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चल रहा है? एंटिटी अकाउंट्स किस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाती है? IFRS के मुताबिक बनाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। तो अगर IFRS कहता है कि जनाब IAS 16 के अंदर आपने, IAS 16 के अंदर आपने ये देख लेना है कि एंटिटी डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड कर रही है वो स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए या WDV पे होनी चाहिए, कोई और मेथड नहीं होना चाहिए। तो क्या अगर कंपनी किसी और मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन निकाल रही है या बिल्कुल नहीं निकाल रही, तो क्या मुझे उनको पकड़ना चाहिए? क्या मुझे ये कहना चाहिए कि भाई अब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी हुई?
बिल्कुल कहना चाहिए। IAS 2 नामी एक और स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री का। अगर इस इन्वेंट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनी जो है वो कोई और गलत मेथड लगा रही है, फर्ज करें वो लगा रही है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्या मैं उनकी ये वाली अकाउंटिंग मान जाऊंगा? क्या मुझे इनकी ये वाली अकाउंटिंग मान लेनी चाहिए? द आंसर इज नो। असल में हम बतौर ऑडिटर किसके नुमाइंदे होते हैं? शेयर होल्डर्स के। हम नुमाइंदे हैं बड़ों के, और बड़े कौन है? शेयर होल्डर्स। उन्होंने हम पे यकीन किया और अपने यकीन के साथ हमें भेजा है कि भाई जाओ और जाके एंटिटी के फाइनेंशियल्स को चेक करो। अब चूंकि वो हम पे यकीन करके बैठे हुए हैं, हमारा एक साइन उनके पैसे बर्बाद कर सकता है और उनके पैसे को मजीद ऊपर तक लेके जा सकता है। तो जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई वो ये देखे कि एंटिटी ने जो फाइनेंशियल्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए। और सही से क्या मुराद होता है? सही से मुराद ये होता है कि क्या उन्होंने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया? क्या यूएस गैप्स के मुताबिक अगर उन्होंने अकाउंट्स बनाए हों तो मैं उन अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकता हूं? क्या यूएस गैप पाकिस्तान में एप्लीकेबल है? हमने क्या कहा है? हमने कहा है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या यूएस गैप पाकिस्तान में चलता है? नहीं चलता। क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में चलते हैं? वो भी नहीं चलते। क्या ईरानियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं? वो भी नहीं चलते। क्या आयरलैंड के चलते हैं? नहीं चलते। क्या ऑस्ट्रेलियन चलते हैं? नहीं चलते। तो जब भी मैंने अकाउंट्स को देखना है, मुझे एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये अकाउंट्स जो उसने बनाए हैं दैट शुड बी एज पर दैट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि मेरे मुल्क में चलता हो, यानी कि पाकिस्तान में चलता हो। और पाकिस्तान के अंदर हम लोग यूज करते हैं IFRS प्लस कंपनीज एक्ट। और जब मैं IFRS कह दूं तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर IFRS भी आ जाते हैं, IAS भी आ जाते हैं, IFRICs भी आ जाती हैं, प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं। तो IFRS लिखने का हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं IAS को साइड पे कर रहा हूं, नहीं, ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट शामिल होती हैं। तो ऑडिट किसे कहेंगे? एंटिटी के बनाए हुए अकाउंट्स को चेक करना एक फ्रेमवर्क के मुताबिक। डन हो गया? ये बात हमें समझ आई। तो ऑडिट के क्या क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं? एक ऑडिट करने से एक एंटिटी को क्या क्या फायदा होगा? एक एंटिटी ऑडिट क्यों करवाती है? बताइए, क्या पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे हैं कि एक एंटिटी ने अपना ऑडिट क्यों करवाना है? क्या उसको यूजफुल नताइज मिलेंगे? क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल डिमांड है, उनके अकाउंट्स ज्यादा वैलिडेट हो जाएंगे, ज्यादा क्रेडिबल हो जाएंगे, उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, कंप्लायंस इंश्योर होगी, आसानी से लोन मिल पाएंगे, एंटिटी बेटर मैनेज कर लेगी, फंड्स कहाँ कहाँ पे यूज होने पता चल जाएगा, एक्सपेंसेस के अंदर हेरा फेरियां पकड़ी जाएंगी, फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है, प्लानिंग में हेल्प मिल सकती है, कंट्रोल्स के ऊपर टेस्टिंग की जा सकती है कि मेरे कंट्रोल्स कितने स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, कितने वीक हैं। और तो क्या मुझे ये स्लाइड याद करने की जरूरत है? क्या आपने सारी बातें यही वाली नहीं बताई? क्रेडिबिलिटी, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, कंप्लायंसेस, कंट्रोल्स पे इफेक्टिवनेस, रिकमेंडेशंस, परफॉर्मेंस, सारी बातें तो वही हैं। तो क्या मुझे ये बातें अलग से याद करनी चाहिए? नहीं। ऑडिट के अंदर बहुत जगहों पे आपकी जीके भी काम आती है, पता है आपको? जिसमें से एक प्राइम एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि बगैर याद किए आपने मुझे सारी बातें ठक 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 करके बता दी ना। आपने इस सेशन से पहले उनको रिवाइज किया था, ना आपने एक दफा पहले पढ़ा था। हाँ, पहले तैयारी करते हुए टाइम जरूर पड़ा होगा, बट कहने का मकसद ये है कि
एक दफा अगर आपने चीज याद कर ली है तो उसको बार बार क्रैमिंग की तरफ नहीं लेके जाना। ऑडिट के फायदे अगर आईकेएब आपसे पूछ रहा है तो ये एक आसान सवाल है और आईकेएब बहुत दफा पूछ भी चुका है। तो एक एंटिटी को ऑडिट करवाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं? क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पता चल जाती है, उनकी ड्यूटीज के बारे में हमें आइडिया हो जाता है, कंट्रोल्स पे एक अच्छा फीडबैक मिल जाता है, रिकमेंडेशंस इंप्रूवमेंट के मिल जाती हैं, रिस्क एनालिसिस हो जाता है, परफॉर्मेंस के ऊपर अच्छा खासा काम हो जाता है एंड एटसेट्रा। यहाँ तक ऑल डन? यहाँ तक हमें ऑल डन हुआ। यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। एक लिखी हुई है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और एक लिखी हुई है नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। इन दोनों में फर्क है। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज वो ड्यूटियां जो कि बाय लॉ ने मैनेजमेंट को दे रखी हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये बाय लॉ है, ये उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना, ये उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। मगर कुछ रिक्वायरमेंट्स नॉन स्टैट्यूटरी भी होती हैं जो कि लॉ की तरफ से स्ट्रेटली डिफाइंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना। अब लॉ ने ये नहीं कहा कि नए आने वाले को आपने ट्रेन एंड डेवलप करना है, नए आने वाले को आपने एथिक्स सिखाने हैं, नहीं। बट अगर वो लोग कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एंटिटी के फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ऑडिट करने से हमें ये एंटिटी को इन तमाम बातों के ऊपर चीजें मिल जाती हैं कि हाँ जी, क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, परफॉर्मेंस नजर आ गई, कंट्रोल्स के ऊपर बात हो गई और एटसेट्रा। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ज्यादातर यूज होंगे। ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर ये क्या होता है? ट्रू मीन्स वैल्यू एंड फेयर मीन्स उसकी क्लासिफिकेशन। ट्रू मीन्स वैल्यू एंड फेयर मीन्स क्लासिफिकेशन। अगर एक गाड़ी 7 लाख रुपए की है और मैं उस गाड़ी को क्लासिफाई कर दूं करंट एसेट्स के अंदर, क्या ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है? नहीं। गाड़ी हो 7 लाख रुपए की और मैं उस गाड़ी को नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्लासिफाई कर दूं 6 लाख रुपए की, तो क्या ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है? अभी भी नहीं है। तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कब होगी? कि जब गाड़ी की अमाउंट भी सही हो और उसको सही जगह पे मैंने क्लासिफाई भी किया हो। यानी कि 7 लाख की गाड़ी को मैंने नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्लासिफाई किया हो, दैट इज ट्रू एंड फेयर। फिर मटीरियलिटी। एक छोटा बिजनेस, एक दुकान, अगर उसको 2 लाख रुपया नुकसान हो जाए उस दुकान में जिसके पास कुल एसेट्स 5 लाख के हैं, तो क्या वो 2 लाख का नुकसान उसके लिए एक मटीरियल अमाउंट है या नहीं है? डेफिनेटली है। उसकी तो सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी, शायद उसकी गोइंग कंसर्न डाउट पे हो जाए, उसको तो लिक्विडिटी इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उसके लिए तो बड़ा हैवी इशू है। बट अगर एक ऐसी एंटिटी जिसका करोड़ों में प्रॉफिट हो, अरबों में प्रॉफिट हो और वहां पे 2 लाख रुपए का एक इशू आ जाए, तो क्या उसके लिए इतनी अमाउंट मटेरियल होगी? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक बेंचमार्क हमें रखना पड़ता है। एक स्पेसिफिक बेंचमार्क हमें रखना पड़ता है। अगर हमारी वैल्यू उस बेंचमार्क से ऊपर जा रही है, क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि वो हमें तंग करेगी, वो हमारे डिसीजन मेकिंग को चैलेंज कर देगी, मेरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट लेकर आएगी। इसकी डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मटीरियलिटी क्या है? एक ऐसी अमाउंट जो कि मेरी डिसीजन मेकिंग को, मेरी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को अगर इंपैक्ट कर रही है,
दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज मटेरियल अमाउंट। इसके ऊपर एक पूरा स्टैंडर्ड है ISA 320, हम लोग डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऐसी अमाउंट अगर मैं उसको क्रॉस कर दूं तो वो मेरे फाइनेंशियल्स के ऊपर अपना इम्पैक्ट रखे, और अगर वो उससे नीचे नीचे है तो फिर कोई मसला नहीं है। देन स्टीवर्डशिप एक कॉन्सेप्ट आता है। स्टीवर्डशिप एक कॉन्सेप्ट आता है, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं कंपनी के बड़े कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैश इनके पास होता है, कंपनी की गाड़ियां इनके पास होती हैं, कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की जिम्मेदारियां इनके पास होती हैं, और यही डायरेक्टर्स फिर अकाउंटेबल होते हैं किनको? अपने शेयर होल्डर्स को। क्योंकि असल मायनों में जो पैसा कंपनी में लग रहा है वो पैसा तो इन शेयर होल्डर्स का, और इन शेयर होल्डर्स ने ही अपने ये नुमाइंदे सिलेक्ट करके कंपनी में बिठाए हुए कि भाई हम तुम्हें अपना पैसा दे रहे हैं, हम चूंकि इतने ट्रेंड नहीं है, तुम लोग ट्रेंड लोग हो, तुमने हमारे पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो शेयर होल्डर्स ने दिया पैसा इन डायरेक्टर्स को, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और फिर वो रिटर्न डिविडेंड की फॉर्म में वापस चला जाता है। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, दे एक्ट एज स्टीवर्ड, दे टेक केयर ऑफ द एसेट्स, दे टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रू एंड फेयर स्टीवर्डशिप और मटीरियलिटी, ये बात हमें समझ आई। अश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म। आपकी किताब का नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। हमने ऑडिट सीखा कि जनाब ऑडिट क्या है? अकाउंट्स को देखना। ऑडिट क्या है? अकाउंट्स को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना। अब हम लोग अकाउंट्स का वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोग बड़ा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अश्योरेंस अपने अंदर एक बड़ा वर्ड है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अश्योरेंस इज किसी भी तरह की चेकिंग, किसी भी चीज की चेकिंग। इस रिवीजन क्लास को शुरू करने से पहले, इस रिवीजन क्लास को शुरू करने से पहले मैं देख रहा हूं कि भाई लिंक सही तरीके से काम कर रहा है, तमाम अटैचमेंट्स मैंने लगा दी हैं, वो ऑपरेशनल हैं, बच्चों को लिंक एक्सेस करने में कोई इशू तो नहीं हो रहा, मेरा लैपटॉप सही तरीके से चल रहा है, कमरे के अंदर जो लाइट्स हैं वो सही है, लैपटॉप सही तरीके से काम कर रहा है, क्या मुझे बच्चों के सवाल नजर आ रहे हैं, क्या मेरा लैपटॉप पे चार्जर कनेक्ट है। बेसिकली मैं चीजें अश्योर कर रहा हूँ कि हाँ अब मैं ये सेशन इजीली करवा सकता हूँ। अश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है, इसका मतलब होता है तसल्ली देना, तसल्ली दे देना। और जब मैं अश्योरेंस के अंदर बात करूं स्पेसिफिक टू अकाउंट, स्पेसिफिक टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ऑडिट है। ये क्या है फिर? ऑडिट है। तो अश्योरेंस इज टू गिव कॉन्फिडेंस किसी भी चीज के ऊपर। ये अकाउंट से हो भी सकती है और अकाउंट से नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल IT ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल अभी ये कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप लोगों ने स्कूल तब खोलने जब आप प्रॉपर SOPs को फॉलो करेंगे। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया और स्कूलों ने मान भी लिया, मगर द पॉइंट इज कि क्या स्कूलों ने सही सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट भी किया या नहीं किया? इस चीज को कौन चेक करेगा? इस चीज की एश्योरेंस कौन लेगा? गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट अपने किसी नुमाइंदे को भेज रही है कि भाई जाओ और जाके चेक करो कि क्या वो लोग, वो स्कूल जिन्होंने हमसे वादा किया है कि SOPs लगाएंगे, क्या वो वाकई में SOPs लगा के काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो अश्योरेंस। आपको आपकी वालदा कहती है घर में कि बेटा मुझे बाजार से दही ला के दो, 100 रुपए की दही ला के दो,
आपने अम्मी से 100 रुपया लिया, आप बाजार चले गए दही लेने के लिए, दही लेने आप गए तो आपको दही मिली 70 रुपए की, बाकी 30 रुपए आपने जेब में डाल दिए, घर आके अम्मी को बताया नहीं। अम्मी का पहला सवाल क्या होगा, बेटा बाकी पैसे। अब अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने आपका ऑडिट किया, अम्मी ने ये अश्योर किया कि तुम उस दुकानदार को 100 रुपए तो नहीं देकर आने, अम्मी ने ये अश्योर किया है कि तुम्हारे पास क्या बाकी पैसे हैं या नहीं, क्या तुम बाकी पैसे बाजार में तो नहीं फेंक आए, अम्मी ने ये अश्योर किया है कि वो 30 रुपए तुमने खर्च तो नहीं कर लिए। दैट इज अश्योरेंस। आप एक दुकान पे जाते हैं, एक होटल में जाते हैं और जाके आप कहते हैं कि भाई मुझे ये 4-5 डिशें खाने के लिए ला के दो, आप और आपके दोस्त होते हैं, फिर वेटर आता है आपके पास, कहता है सर ये पकड़ें बिल, आप बिल को देखते हैं, रेट को देखते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं और उसके टोटल को देखते हैं, फिर आप रेट को कंपेयर करते हैं मेन्यू के साथ कि क्या वो रेट जो मेन्यू कार्ड पे लिखा है क्या उसने वही रेट उस पर्ची पे लिखा है। दैट इज व्हाट, दैट इज अश्योरेंस। कि आप तसल्ली दे रहे हैं खुद को कि भाई हाँ रेट से रेट कंपेयर कर रहा है, आइटम से आइटम कंपेयर कर रही है, आइटम्स भी वही जो कि मैंने खाई हैं और रेट भी वही है और टोटल फिर मैंने चेक किया सम करके, हाँ इतना ही बिल बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा ओवर चार्ज नहीं किया। ये भी अपने अंदर क्या है, अश्योरेंस है। तो अश्योरेंस एक बड़ा टर्म है और ऑडिट इसके अंदर समाता है जब हम स्पेसिफिक कर देते हैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अश्योरेंस की कुल 3 किस्में होती हैं, मगर किताब ने 2 के ऊपर बात की है। एक होती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, किताब ने कहा कि भाई सॉरी हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम दे ही नहीं सकते। एब्सोल्यूट अश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% ऑफ द अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकते, आप 100% ऑफ द ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज के ऊपर एब्सोल्यूट राय कायम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्प्रैक्टिकेबल है। देन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस, ये अच्छी अश्योरेंस होती है, हाई लेवल की होती है, मगर एब्सोल्यूट नहीं होती, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती। भाई एब्सोल्यूट क्या है, 100% अश्योरेंस, 100%। एंटिटी ने फर्ज करे 12 महीनों के अंदर सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने कोई 44,000 इनवॉइसेस बनाई है, आप कभी उन 44,000 इनवॉइसेस को चेक ही नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ऊपर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। भाई उन्होंने काम किया 12 महीने, आप गए हैं 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, तो उनके 12 महीनों के काम आप इतने कम टाइम में कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हो, स्टिल देयर इज अ गैप। तो हम लोग क्या करते हैं ऑडिट के अंदर, हम कहते हैं कि भाई जनाब हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो सर रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस एक ऐसी एश्योरेंस है जो कि एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है, बट ये हाई लेवल की है, ये हाई लेवल की है, ये पॉजिटिव फॉर्म में दी जाती है। भाई हम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट्स देखे हैं, तुम्हारे अकाउंट सही बने हुए हैं, इन माय ओपिनियन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ये ट्रू एंड फेयर क्या है, ये हम पहले पढ़ रहे हैं, ये ऑडिट है, ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि मेरे मुताबिक तुम्हारे अकाउंट सही बने हुए हैं, सही तरीके से प्रेजेंट हुए हैं और तमाम आइटम सही जगह पे क्लासिफाई हुए हैं, उनकी वैल्यूज भी सही हैं। फिर एक होती है लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल कहते हैं मुनासिब को, लिमिटेड कहते हैं कम होने को। रीजनेबल इज मुनासिब लेवल की अश्योरेंस, लिमिटेड इज कम लेवल की अश्योरेंस। लिमिटेड में हम लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुताबिक, अब आपने ये मेरी बात गौर से सुननी है, मेरे मुताबिक मुझे तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर ऐसी कोई गलती नजर नहीं आई जिस पे मैं ये कहूं कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं बने हुए, है ना मजे की बात। मेरे मुताबिक तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मुझे कोई ऐसी गलती नजर नहीं आई जिसके ऊपर मैं ये राय कायम करूं कि तुम्हारे फाइनेंशियल सही
नहीं बने हुए, दैट इज लिमिटेड एश्योरेंस। नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव वर्डिंग में, नेगेटिव एक्सप्रेशंस के साथ है। मैं साफ साफ ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे अकाउंट सही है, मैं ये कह रहा हूं कि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने असेस किया है, मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल्स के अंदर कोई गलती नजर नहीं आ रही। जितना मैंने असेस किया है, मेरे मुताबिक तुम्हारे फाइनेंशियल्स के अंदर कोई गलती नहीं है। ये मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। ऊपर वाली क्या थी? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। ये लिमिटेड है, ये मॉडरेट है। वो पॉजिटिव फॉर्म में थी, ये नेगेटिव फॉर्म में है। ये नेगेटिव फॉर्म में है। उसमें हमने ये कहा था कि इन माय ओपिनियन तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। मैं सीधा सीधा साफ साफ कह रहा हूं, कोई इबहाम नहीं रख रहा। नीचे इबहाम है, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। कोई चीज मेरे अटेंशन में नहीं आई जिससे मुझे ये लगे, दैट कॉजेस मी टू बिलीव, जिससे मुझे ये यकीन होने पे मजबूर होना पड़े कि तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं चेक कर रहा हूँ वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। इस तरह की ओपिनियन हम लोग ऑडिट में नहीं देते, इस तरह की ओपिनियन हम लोग रिव्यू में देते। रिव्यू में देते दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू। ऑडिट लंबी असाइनमेंट होती है, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने की। रिव्यू होती है 1.5 महीने की, 2 महीने की असाइनमेंट। 2 महीने भी बहुत ज्यादा है, 1.5 महीने में खत्म हो जाता है रिव्यू। आगे जाके हम लोग ऑडिट और रिव्यू के मजीद डिफरेंसेस को देखेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 15 में दाखिल होंगे। बट अभी के लिए ऑडिट के अंदर आप लोगों ने देनी है रीजनेबल एश्योरेंस, और रिव्यू के अंदर आपने देनी है लिमिटेड एश्योरेंस। अब आपको अगर आईके भी कह दे कि भाई रीजनेबल में और लिमिटेड में डिफरेंस बताएं, तो आप बता सकते हैं कि एक हाई है, एब्सोल्यूट नहीं है, और दूसरी मॉडरेट है। एक पॉजिटिव फॉर्म में, दूसरी नेगेटिव फॉर्म में। एक की स्टेटमेंट ये है, दूसरी की स्टेटमेंट ये है। एक ऑडिट में यूज होती है, एक रिव्यू में यूज होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक सवाल ये आता है कि सर हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे पाते? व्हाई वी आर अनएबल टू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस? भाई अगर मुझे एक कंपनी वाले बुला रहे हैं, मुझे इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लाखों में मुझे सैलरी दे रहे हैं, मैं उनकी ऑफिस में जाता हूँ, इस नियत के साथ जा रहा हूँ कि मैंने जाकर उनके अकाउंट्स चेक करने हैं, तो वो डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि भाई ये बंदा, ये नुमाइंदा अगर आ रहा है मेरे अकाउंट्स को चेक करने के लिए, तो ये आके सारे अकाउंट्स को चेक करेगा, ये आके सारे अकाउंट्स को देखेगा। उनकी नीयत हो सकती है। और मैं वहां जाके कहता हूँ कि सर सॉरी, मैं तो आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं तो आपको दूंगा रीजनेबल सी एश्योरेंस, जो कि एब्सोल्यूट तो नहीं है मगर एब्सोल्यूट के करीब करीब है। तो वो सेठ कहेगा यार देखो, मैं तुम पे इतने पैसे खर्च रहा हूँ, तो मैं रोज खिला पिला रहा हूँ, तुम्हारे लोगों को संभाल रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, मगर फिर यार एब्सोल्यूट तो दे दो। हम कहेंगे नहीं सॉरी, हम आपको ये एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस। भाई वो काम जो उन्होंने 12 महीने किया, मैं 3 महीने, 3.5 महीने में सारी ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकता। मैंने सैंपलिंग पे काम करना होता है। मैंने हर डिपार्टमेंट में से, हर एरिया में से, हर सब एरिया में से थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स निकालने होते हैं और उनके मुताबिक अपनी राय कायम करनी होती है। ऑडिट अगर आप लोग करवा रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा टाइम के लिए करवाएंगे उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा हाई होगी। बार बार अगर मैं मैनेजमेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगूंगा तो वो लोग तंग होंगे, उनको डिसरप्शन आएगी। बार बार वो कहेंगे कि सर आप लोग रोज आके मेरे से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। तो मैनेजमेंट को बार बार उनके काम से उठाना भी गलत है, वो लोग तंग होंगे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजें एस्टिमेट्स पे चल रही होती हैं। क्या डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है? क्या अमोर्टाइजेशन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है? क्या इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है? बैड डेट्स, भाई मुझे तो नहीं पता कि ये बंदा वाकई में मेरा कैश लेके भाग जाएगा।
मैंने तो शुरू में 10% की एक प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेनी कि भाई ये भाग सकता है, भागा तो नहीं, शायद ना भागे और शायद 10 से ज्यादा भाग जाए। तो बहुत सारी चीजें एस्टिमेट्स पे चल रही होती हैं, और इन्होंने कब प्रूव होना होता है? फ्यूचर टाइम में जाके। जब तक वो फ्यूचर टाइम अचीव नहीं होता, जब तक वो फ्यूचर टाइम नहीं आता, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये वाकई में ये इवेंट होगा या नहीं होगा। फिर बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं जिनको हम पकड़ भी नहीं पाते, कोलुजन्स के साथ हुए होते हैं, और हमारा असल काम फ्रॉड पकड़ना है ही नहीं। अब लोग ये भी समझते हैं कि भाई ऑडिटर आ रहे हैं ना तो इन्होंने आगे फ्रॉड पकड़ना है। सॉरी, हमारा काम कोई फ्रॉड पकड़ना नहीं होता। हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आके ओपिनियन देना कि क्या ये सही बनी है या नहीं बनी। फ्रॉड को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। हाँ, अगर कोई सामने आ जाए तो फिर हम छोड़ते भी नहीं है। अब अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ऑडिटर आएगा, फ्राइडे को पकड़ेगा, गिरबान से पकड़ेगा, जेल लेके जाएगा, उसको सजा करवाएगा, अदालत में जाएगा, पूरा फिल्मी माहौल चलेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। फिर क्लाइंट के कितने मर्जी सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, देयर आर ऑलवेज इनहेरेंट लिमिटेशंस। लाजमी उनमें कोई ना कोई मसला होगा। कोई मसला अगर नहीं भी है ना तो ह्यूमन एरर तो हमेशा से पॉसिबल है। भाई हर इंसान फरिश्ता नहीं है, ह्यूमन एरर्स हमेशा से थे, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो इस तरह की लिमिटेशंस भी होती हैं। फिर मोस्टली जो एविडेंस हमें मिलता है वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। क्या मतलब इस बात का? कि जो ऑडिट एविडेंस मुझे मिल रहा है वो परसुएसिव है मगर कंक्लूसिव नहीं है। मैं इस बात को समझाता हूँ नॉर्मली एक मिसाल के साथ। मिसाल सुनिएगा। मैं ईयर एंड पे कंपनी में आया हूँ और मुझे मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि सर हमने ड्यूरिंग द ईयर 10 एसी खरीदे हैं और 10 एसी हमें पड़े हैं 20 लाख रुपए के, और ये रही इनकी रसीद। अब वो रसीद, उस पर लिखी अमाउंट, उस पर लगी स्टैंप, मुझे ये बात मानने पे मजबूर कर रही है, मुझे परसुएड कर रही है कि हाँ वाकई में ये ट्रांजैक्शन इस एंटिटी में हुई है, वाकई में इन्होंने ये एसी खरीदे हैं। फिर मैनेजमेंट वाले कहेंगे सर आए हम आपको दिखाते हैं एसी। वो हमें डिफरेंट एरियाज में लेके जाके हमें 20 के 20 एसी या 10 के 10 एसी गिनवा दिए कि सर ये देखें, ये यहाँ लगा हुआ है, ये वहां लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, और इसकी रसीद हमने आपको दे दी। अब अगेन ये चीज भी मुझे कायल कर रही है, मुझे माइल कर रही है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन असल में हुई है, मुझे परसुएड कर रही है। कंक्लूसिव कब होती? कंक्लूसिव उस टाइम होती जब ये एसी मेरे सामने परचेज किए होते, मैंने अपनी आंखों के सामने ये एसी कंपनी में आते देखे होते, मुझे पता होता कि हाँ ये एसी कंपनी में आए हैं, मेरे सामने इंस्टॉल हुए हैं, मेरे सामने डील हुई है, मेरे सामने मैनेजमेंट ने परचेज किए थे, मेरे सामने वो ठंडी हवा दे रहे थे और मैंने खुद ठंडी हवा उनकी बैठ के ली होती। दैट इज कंक्लूसिव। पर सिर्फ रसीद देख लेना, दीवारों पर लगे एसी को देख लेना, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं ये मानने पे कि हाँ कि भाई ये चीज हुई है, बट कंक्लूसिव उस टाइम होती जब मैं खुद वहां पे मौजूद होता। तो ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये ऑडिट आपको कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी ओपिनियन, कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकता। ये हमेशा रीजनेबल फॉर्म में देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी लिमिटेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद है। सब्जेक्टिव, जजमेंटल, एस्टिमेट्स, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स होते हैं। फिर कॉस्ट हाई होती है, डिसरप्शंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डन। ले जी, हमने अभी अश्योरेंस के ऊपर बात की थी कि अश्योरेंस 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और मॉडरेट, लिमिटेड। हर अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर, हर अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर ये
5 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। 5 एलिमेंट्स हर अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर मौजूद है। देयर विल बी अ 3 पार्टी रिलेशनशिप, जिसमें 3 लोग होंगे, प्रैक्टिशनर यानी कि चेकर्स जिन्होंने आके चेक करना है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिन्होंने वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया होगा, और इंटेंडेड यूजर जिनके लिए चेक किया जा रहा है। अभी इसकी मिसाल देखते हैं। फिर एक सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और अश्योरेंस रिपोर्ट। एक मिसाल दूंगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगेन सेम मिसाल लूंगा गवर्नमेंट और स्कूल्स के अंदर लगाए हुए एसओपीज की। गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आपने स्कूल खोलने हैं तो आपको अपने स्कूल के अंदर ये एसओपीज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपको स्कूल खोलने की इजाजत नहीं देंगे। अब एसओपीज क्या है? एसओपीज ये है कि आपके पास कम से कम गेट के ऊपर 10 से 12 सैनिटाइजर्स होने चाहिए, 100-200 मास्क होने चाहिए एट एनी गिवन टाइम। गार्ड जो होगा वो उसने पूरा सूट पहना होगा, उसके हाथ कवर्ड होंगे, टीचर्स ने मास्क लगाए होंगे, क्लासेस के अंदर 6-6 फुट का फासला रखा होगा, बच्चा एक सीट छोड़ के बैठेगा, 50% अटेंडेंस एक दिन होगी, 50% नेक्स्ट डे होगी। इस तरह एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट उन्होंने आपको दी हुई है। और स्कूल्स ने कहा जी सर ओके वेरी गुड, हमने आपके तमाम बताए हुए असूलों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि हम इनको अपना लेंगे और हम अपना स्कूल खोल रहे हैं। अब वो तो स्कूल खोल के बैठ गए, चेक किसने करना है? गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने ये अश्योर करना है कि वाकई में उन्होंने ये एसओपीज फॉलो किए हैं या नहीं किए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपना एक नुमाइंदा भेजा कि जाओ और जाके चेक करके आओ कि इन लोगों ने वाकई में प्रॉपरली एसओपीज को फॉलो किया है या नहीं किया। वो नुमाइंदा आया चेक करने के लिए कि स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब आपने मुझे साथ साथ बताना है, वो जो नुमाइंदा है जिसको गवर्नमेंट ने भेजा है, क्या वो प्रैक्टिशनर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है या इंटेंडेड यूजर है? इन तीनों में से वो कौन है? वो प्रैक्टिशनर है। वो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल आया है चेक करने के लिए, वो प्रैक्टिशनर है। अच्छा, ये प्रैक्टिशनर क्या चीज चेक करने आया है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर इस मुद्दा कि वो क्या चीज चेक करने के लिए भेजा गया है? वो एसओपीज चेक करने के लिए भेजा गया। तो वो उस सब्जेक्ट मैटर को किस चीज के मुताबिक चेक करेगा? किस चीज के मुताबिक वो चेक करेगा कि हाँ ये एसओपी सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये एसओपी से सही तरीके से काम नहीं कर रहे? गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी, गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, वो कागज जो गवर्नमेंट ने उसके हाथ में दिया था कि भाई तुमने इस क्राइटेरिया के मुताबिक देखना है कि ये एसओपीस लगे हैं या नहीं लगे। तो क्राइटेरिया क्या बना? वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? किसकी जिम्मेदारी थी ये एसओपीस को इंप्लीमेंट करवाना? स्कूल की, स्कूल के प्रिंसिपल की, स्कूल के ओनर्स की, स्कूल मैनेजमेंट की? चलिए मैं यहां पे स्कूल मैनेजमेंट लिख देता हूं। और किन के लिए करवाया जा रहा है? किन के लिए करवाया जा रहा है? कौन वो लोग हैं जो कि इन एसओपीस की इंप्लीमेंटेशन से इस्तेफादा हासिल करेंगे? वो बच्चे और उनके पेरेंट्स और टीचर्स। वो बच्चे, वो पेरेंट्स और टीचर्स, पब्लिक भी। अच्छा, जब वो एसओपीस को देखेगा, क्राइटेरिया से मैच करेगा, तो वो क्या हासिल करेगा? जब उसने क्राइटेरिया देखा, उसने सब्जेक्ट मैटर देखा, दोनों को आपस में कॉरेस्पॉन्ड किया, कोलैबोरेट किया, तो उसने क्या हासिल किया? उसने एविडेंस हासिल किया। तो एविडेंस कैसे हासिल होता है? कि जब आप सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर कर देते हैं सूटेबल क्राइटेरिया के साथ, तो आप क्या हासिल कर लेते हैं? आप एविडेंस निकाल लेते हैं।
आपको एविडेंस मिल गया, तो क्या वो जुबानी जाके बता देगा कि हाँ मैंने इस स्कूल को देखा है और ये स्कूल जो है वो प्रॉपर से तमाम एसओपीज को फॉलो कर रहा है? क्या इस तरह होगा? नहीं, वो लिख के बताएगा, वो रिटर्न फॉर्म में बताएगा, एक रिटर्न रिपोर्ट देगा कि भाई मैं इस स्कूल को चेक करने गया था और मैं ये अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहा हूं कि वाकई में इस स्कूल ने तमाम एसओपीज को इम्प्लीमेंट किया है। वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रिपोर्ट दे देगा। अब यही सारी बातें ऑडिट में लेकर आते हैं। प्रैक्टिशनर कौन होता है? एक ऑडिट असाइनमेंट में प्रैक्टिशनर कौन है? ऑडिटर। प्रैक्टिशनर कौन होगा? ऑडिटर या ऑडिट फर्म। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? किसकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने अकाउंट्स बनाने हैं? हमारी या मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की। तो किसके लिए ऑडिट हो रहा है, किसके लिए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, किसके लिए ये सारा काम हो रहा है? क्या मेरे लिए हो रहा है? नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए हो रहा है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई किस क्राइटेरिया के मुताबिक बनाई थी? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो एविडेंस मैंने हासिल किया, जो एविडेंस मैंने हासिल किया, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद वो एविडेंस मैं किस तरीके से शेयर होल्डर्स तक पहुंचाऊंगा? ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। तो ये 5 एलिमेंट्स क्लियर हो गए कि हर अश्योरेंस असाइनमेंट के अंदर देयर विल बी, देयर मस्ट बी 5 मेन एलिमेंट्स। 3 पार्टी रिलेशनशिप होगी, सब्जेक्ट मैटर होगा, क्राइटेरिया होगा, एविडेंस होगा और एक अश्योरेंस रिपोर्ट लाजमी होगी। किसी भी अश्योरेंस असाइनमेंट के अंदर ये 5 एलिमेंट्स मस्ट है, इनके बगैर वो पूरी नहीं होती। अब जब आपको ये 5 एलिमेंट्स याद हो गए हैं तो अश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको याद हो जानी चाहिए। ये डेफिनेशन आपको क्रैम करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जहां पे डेफिनेशंस आती है वहां पे आके अब थोड़ा सा रिजिड हो जाता है कि भाई अब चूंकि मैंने डेफिनेशन पूछ ली है तो फिर अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चा वर्ड बाय वर्ड लिखेगा, अदरवाइज मैं उससे राजी नहीं हूं। ये आईकैप करता है, करता आया है। तो अश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है? आपने उन्हीं एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। एक ऐसी एंगेजमेंट, यानी कि एक ऐसी असाइनमेंट इन विच, जिसके अंदर प्रैक्टिशनर भाई यानी कि ऑडिटर भाई एक्सप्रेस करते हैं एक कंक्लूजन। ये किस पे एक्सप्रेस करेंगे? रिपोर्ट के ऊपर। वो कंक्लूजन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ा दे किसका? इंटेंडेड यूजर का। वो कौन है? वो है मेरे शेयर होल्डर्स। वो इंटेंडेड यूजर्स होने चाहिए अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। भाई रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। ये नई वाली है, ये पुरानी नहीं है। मैं बताता चलूं, नए सिलेबस के अंदर अश्योरेंस की डेफिनेशन आईकैट में रिवाइज की है, बट अगर आपको पुरानी भी याद है तो आप पुरानी वाली लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नई वाली ज्यादा आसान है। इस पे मैंने क्या करना है? मैंने आउटकम देनी है इवैल्यूएशन की। जब मैंने सब्जेक्ट मैटर को मैच किया था ना क्राइटेरिया के साथ, तो मुझे क्या मिला था? मुझे मिला था एविडेंस। The outcome of the evaluation or measurement of a subject matter is the information that results from applying the criteria। शायर ने खूबसूरती के साथ उस एविडेंस को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने क्रैम करके उसको एज इट इज लिख देना। डन। ऑल ओके। फिर कुछ बेसिक सी बातें जो कि किताब में है,
आपको राइट साइड पे एक स्माइली नजर आ गया होगा। अब किताब ने अचानक से एक डिस्कशन शुरू कर दी कि जनाब आईफैक क्या होता है और आईएसबी क्या होता है, इनका क्या रोल है क्या नहीं है। ये आप लोगों ने पढ़ लेने, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं कि आईकैप जो आईफैक का मेंबर है उसके कितने मेंबर्स हैं, ये काम करता है वो काम करता है। इसके ऊपर हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों ने एक दफा रीड कर लेने हैं, रीड करके मुस्कुरा के रख देना है, क्योंकि ये दोबारा से आपको तंग नहीं करेंगे। याद नहीं करना, एक दफा रीड कर लेना। हाँ, जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो नीचे है। आईफैक के अंदर 4 तरह के बोर्ड्स काम करते हैं। एक IASB जो कि ऑडिटिंग का बोर्ड है, एक है IAESB जो कि अकाउंटिंग का बोर्ड है, एक एथिक्स का बोर्ड भी है, और एक पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का बोर्ड है IPSASB। आईकैप चाहे तो ये 4 नंबर के लिए पूछ सकता है या 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, ऊपर वाले एरिया से पूछना नियर टू इम्पॉसिबल है। बट वो नीचे वाले 4 बोर्ड्स की कहानी पूछ सकते हैं कि भाई कितने बोर्ड्स हैं और क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनके कारनामे हैं। तो नीचे वाला एरिया इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। फिर अचानक से ISB के ऊपर बात करता है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बनाने वाली बॉडी है, ये हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाती है, लोगों को फैसिलिटेट करती है, स्टैंडर्ड्स को आपस में इकट्ठा करते हैं, कन्वर्ट्स करते हैं, डिफरेंशिएटिंग पावर्स रखते हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना। स्टैंडर्ड्स कौन कौन से ये लोग बनाते हैं? एक बनाते हैं ISAs, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सारे नहीं। फिर एक होते हैं ISREs, रिव्यू के स्टैंडर्ड्स। रिव्यू के स्टैंडर्ड्स हमने याद है पढ़ा था, एक ऑडिट होता है, एक रिव्यू होता है। तो ऑडिट के लिए जो स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज करेंगे दैट इज ISA। हम लोग बात करेंगे ISA 230, ISA 700, ISA 200, 210, 250, 28, 260। फिर रिव्यू के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं ISRE। इसका एक स्टैंडर्ड गिवन है आपकी किताब के अंदर 2400। एक 2410 भी है बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर ऑडिट और रिव्यू से हट के अगर कोई और अश्योरेंस असाइनमेंट होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। देन वी हैव रिलेटेड सर्विसेज। अब ना ये आपके सिलेबस में है, ना ये है, ना ये है। हाँ, इसकी डेफिनेशन जरूर है कि कंपाइलेशन क्या होती है और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ये हम रेलेवेंट टाइम के ऊपर जाकर स्टडी करेंगे कि कंपाइलेशन किसे कहते हैं और एग्रीड अपॉन किसे कहते हैं। और फिर ISQC1 है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड, ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आपने बस ये याद रख लेना है कि कितनी तरह के स्टैंडर्ड्स IASB बनाता है और उसका क्या यूज है, कब कब ये अप्लाई हो सकते हैं। गौर से देखिए तो यहाँ पे एक स्माइली बनी हुई है, इसका क्या मतलब है कि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाली बात है। डन। इंटरिम और फाइनल ऑडिट, दो तरह का ऑडिट होता है, एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। इंटरिम मींस वो ऑडिट जो कि ईयर एंड से पहले का होता है, और फाइनल मींस वो ऑडिट जो कि आप ईयर एंड पे करने जाते हैं। इंटरिम ऑडिट में क्या होता है कि आप एंटिटी का बिजनेस समझते हैं, मैनेजमेंट को समझते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टाफ से बातें करते हैं, कंट्रोल्स को चेक करते हैं, प्लानिंग करते हैं, टीम डेवलप करते हैं, पार्टनर से बैठ के मशवरे लेते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता करते हैं, उनके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स वगैरह करते हैं। आप लोग एक पूरा स्कोप डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मैं जाऊंगा तो मैंने ये 10, 12, 15, 16 काम करने। फिर एक होता है फाइनल ऑडिट, ये है फील्ड वर्क, कि अब आप वहां पे चले गए हैं, ईयर एंड आ चुके हैं और अब आपने वहां पे जाके सारे काम करके आने। इस फेज में आपने ज्यादा काम करना है, इस फेज में आपने सैंपलिंग भी काम करना है, इस फेज में आपने रिस्क एनालिसिस भी करना है, कंट्रोल्स को भी देखना है, सब्सटेंटिव भी लगाने। तो नॉर्मली इंटरिम ऑडिट ज्यादा मैच्योर, ज्यादा ट्रेन स्टाफ करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और फाइनल ऑडिट के अंदर उसने फील्ड वर्क करना। इसके ऊपर दोबारा से बात होगी एक और चैप्टर के अंदर, इसका डिटेल्ड डिफरेंस गिवन है। तो अभी के लिए
और द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ सकते हैं कि इंटरम शुरू में होता है और फाइनल बिल्कुल एंड के ऊपर फील्ड वर्क होता है। फिर ये एक समरी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये उसकी समरी है। यही स्लाइड आपको उस हैंडआउट के अंदर भी मिल जाएगी जो मैंने आपसे लिंक शेयर किया है। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा ये 1 पेजर है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। डन।